हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ का मतलब देखिए समझिए, पिछले साल में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, हम चूँकि चैप्टर वाइज कर रहे हैं इसलिए हम चैप्टर वाइज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में क्या करेंगे, चैप्टर 1 आपका है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, ये मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो अब उसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज़ करेंगे, यानी पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस। तो 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लमसम 7 से 8 साल के, वो हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। और एक पीवाईक्यू का कितना महत्व होता है वो आपको पता ही होगा। तो आज की क्लास में बहुविकल्पीय टाइप के करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो सारे कर लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय 20 अंक के आते हैं पूरे मैथ में या पूरे किसी सब्जेक्ट में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव टाइप के, यानी जितने लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे हम करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम 2 क्लास में क्या करेंगे। पहले क्लास में सारे पीवाईक्यू जो बहुविकल्पीय वाले हैं इस चैप्टर 1 के वो करेंगे, और दूसरी क्लास में इसके सब्जेक्टिव यानी लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय टाइप वाले। तो अगर आप समझ चुके हैं तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ये पूछा गया है 2022, 2023 और 2025 में। देख सकते हैं आप 2022 में, 23 में और 25, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में दिख ही जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना बड़ा ही आसान होता है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। 156 है, यहाँ पे लिख देते हैं 156 और इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले किस नंबर से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं 2 से, तो 2 से होगा, 2 का 7 में 14, 1 बच गया, 2 8 16, 2 से कट गया। वापस से देखेंगे तो वापस से ये 2 से कट रहा है। अगर लास्ट वाला डिजिट जो है अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक सम है, सम संख्या है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। अगर अंतिम डिजिट सम संख्या नहीं है तो वो 2 से नहीं डिवाइड होगी संख्या, ठीक है। तो यहाँ भी 8 है यानी सम संख्या है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका करेंगे तो 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18, 39 आ गया। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या नहीं है लास्ट में, मतलब ये 39 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको देखते हैं, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अंकों का जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 और 3 12 होता है, और 12 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती है। अभी जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका एक अलग क्लास ही होता है, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं बताया जाएगा आपको, सिर्फ आपको डिवाइड करके आंसर निकालना होता है। तो अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से क्लास बना दूंगा डिविजिबिलिटी रूल, बस इससे पहचानने में आसानी होती है कि किस नंबर से अब कटने वाला है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए 3 से कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 1 3, यानी 3 का 1 में 3 और 3 3 9। अब 13 बच गया, तो 13 तो अभाज्य संख्या होती है, तो 13 तो कटेगा नहीं। यानी ओवरऑल 156 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 का गुणा 2 बार हुआ है, तो 2 पे पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 का गुणा 5 में हुआ है, तो इसको 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। 5 पे पावर 2 का मतलब है कि 5 2 बार लिखा हुआ है गुणा में, जो कि ये है, ठीक। तो इसका मतलब हो गया 2 पे पावर 2, गुणा में 3 है, गुणा में 3 लिख दीजिए, और गुणा में 13 है तो गुणा में 13 लिख दीजिए। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। तो क्या ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 2 पे पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 पे पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये रहे। तो देखिए ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस इतना आसान है इसको सॉल्व करना। अब मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैं उसमें से कई सारे आपको HW में दूंगा लास्ट में, और मैंने कुछ क्वेश्चन ले भी लिए हैं। तो सेम इसी तरीके से सबका गुणनखंड निकालते हैं, तो बहुत आसान है, ठीक है। अब मैंने पहला समझाने में इतना टाइम दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं थोड़ा फास्ट कवर करूंगा, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भैया संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये 2026 बोर्ड में पूछा गया, अभी लेटेस्ट। बताइए इतना आसान, 36 के अभाज्य गुणनखंड। आप 36 का करो, 36 का करो भाई। 2 से काटेंगे, 2 का 1 में 2, यहाँ पे 2 8 16, 2 9 18, और यहाँ पे ये कटेगा 3 से, तो 3 3 9, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 पे पावर 2 आ गया गुणा 3 पे पावर 2 आ गया। 2 गुणा 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2, 3 गुणा 3 ये भी 2 बार है तो 3 पे पावर 2, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं 2 पे पावर 2 गुणा 3 पे पावर 2। तो 2 पे पावर 2 गुणा 3 पे पावर 2, एक सेकेंड कोई मिस्टेक हो गई, ऑप्शन ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो ये सही है,
इसको चेक कर लेते हैं, लगता है ऑप्शन में गलती कर दी मैंने। एक्चुअली यहाँ पे 2 पे पावर 3 था, सॉरी। तो ये वाला ऑप्शन ना हो करके अपना ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थोड़ी लिखने में गलती हो गई थी, क्वेश्चन पेपर ऐसा कुछ आया था। ठीक है, तो ठीक है, होप करता हूँ समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल कितना होगा। तो अब इस बात को समझिए यहाँ पे, एक सेकेंड। तो हाँ जी, तो देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो सबसे पहले तो 144 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बार। देखिए 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से तो 2 3 6, 2 का 6 में 12, 2 से फिर से कट जाएगा तो 2 का 1 में 2 और 2 8 16, और 2 से काटेंगे 2 9 18 9 12, और ये 3 से काटेंगे 3 3 9, यानी कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 आया है तो 2 पे पावर 4 आ जाएगी। 3 गुणा 3 भी आया है यानी 3 पे पावर 2, तो गुणा में 3 पे पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 3 जो है 2 बार गुणा में है। अब ये तो अभाज्य गुणनखंड आ गया, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है तो क्या पूछा है, कह रहा है भाई अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, इनकी घात हो गए, पहले की घात 4 है और इसकी घात 2 है, तो घातों का जो योगफल है वो बताना है। तो पहली घात है 4 और दूसरी घात है 2, इन दोनों का योगफल यानी जोड़ हो जाएगा 6। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यानी 6 हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे गुणनफल भी पूछ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई गुणनफल पूछ ले या अंतर पूछ ले। तो गुणनफल पूछेगा तो दोनों का गुणा, और अंतर पूछेगा तो दोनों को घटा देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं जो पूछा जाता है। वैसे मैं करवाऊँगा, पूरे जितने पूछे गए सारे करवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। जो बचेगा बाकी HW में दे दूँगा, बट करवाऊँगा पूरे ही, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया और साथ के साथ उसके PYQs आपको मिल गए, पिछले साल के क्वेश्चंस। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। अभी से ही आपके साथ के साथ हो जा रहे हैं सारे कुछ रिवीजन, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो प्रश्न 4 क्या है देखते हैं। देखिए प्रश्न 4 है कि संख्या 2√2 है, तो क्या है ये, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है। अब आप इस बात को ध्यान में रखिए कि परिमेय अपरिमेय तो देखिए आप जानते हैं, बट मैं एक बार बता दूं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और आप पहचानेंगे कैसे उसको। ध्यान से देखिए, अपरिमेय मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, बट ये बात जानिए, अगर अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ दें तब भी वो अपरिमेय रहेगी। अपरिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटा दें तब भी वो अपरिमेय रहेगी। हाँ, गुणा और भाग के केस में दोनों हो सकते हैं, मतलब परिमेय और अपरिमेय को अगर गुणा करेंगे तो परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। उसी तरीके से परिमेय और अपरिमेय संख्या को भाग करेंगे तो भी दोनों हो सकता है, परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। जोड़ और घटाने के केस में तो हमेशा अपरिमेय ही रहता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, जिनको P/Q के फॉर्म में डिनोट ना कर सकें, जहाँ P और Q पूर्णांक होती हैं, ठीक है। इन जनरल ये इसका डेफिनेशन होता है। बाकी मैंने तो आपको लेक्चर में बताया हुआ था, और एक मेरी एक इसके लिए सेपरेट वीडियो भी है अपरिमेय संख्याओं के ऊपर, तो नहीं पता है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। भैया बोला है कि 2√2 है, क्या है। अब ध्यान से देखो, 2√2, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या √2 की वैल्यू यहाँ पे आप बता सकते हो। अगर आप बता लो क्या है तब तो भाई ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन √2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू मतलब ख़त्म ही नहीं होती, आप निकालते चलो जाओ, कभी इसकी पूरी वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। पूरी वैल्यू कभी नहीं निकाली जाती, बस एक इन जनरल मान लिया जाता है कि इतनी इसकी वैल्यू है, तो कभी नहीं निकाल पाओगे आप। उस केस में ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में है ही नहीं। पूर्णांक क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मिला दें और जीरो को साथ में ले लें तो वो पूर्णांक होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या तो जानते हो आप, गिनती की संख्याओं को 1 2 3 4 1 से शुरू होती है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न 5। बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। √3/√5 ये क्या है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या होती है और √5 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ना तो हम √3 की पूरी वैल्यू बता पाएंगे, ना तो √5 की पूरी वैल्यू बता पाएंगे, और ना ही दोनों कट ही रहे हैं।
तो उस केस में ये तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सपोज़ करिए कि मान लीजिए √3 ऊपर भी होता और √3 नीचे भी होता। हालांकि √3 अपरिमेय संख्या होती है, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, बट दोनों कट करके तो 1 आ जाते, तब तो ये परिमेय बन जाती। बट यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं तो कट भी नहीं सकते और इनकी वैल्यू भी प्रॉपर नहीं है, मतलब ख़त्म होने वाली वैल्यू नहीं है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो उस केस में ये तो अपरिमेय हो गई। इसको देखते हैं, 2 रूट में 2 है, गुणा में रूट में 7 है, तो 2 का 7 में गुणा करेंगे तो रूट में 14 आ जाएगा। और इसको भी आप नहीं निकाल पाओगे तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रूट में 12, इसका भी रूट नहीं निकाला जा सकता, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ये भी नहीं है। पूछा परिमेय है तो जो बच गया वही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, उसको आइए देख लेते हैं। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5 यानी a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद होगा। अब देखिए a² माइनस b², इसका फॉर्मूला किसी को याद है तो ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। उस केस में हम कह सकते हैं भाई, अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हो तो उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ अगर कोई वैल्यू इस तरह से लिखी हो तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ लिखी हुई है, देखो a माइनस बी, a की जगह √7 है, b की जगह √5 है, और a प्लस बी, a की जगह √7 है और b की जगह √5 है, जो कि मैच हो रहा है। इस तरह से लिखा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों फार्मूला लगाया जाता है, ताकि इसको सॉल्व कर सकें, सॉल्व करके तो बता पाएंगे क्या आएगा। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो a² यानी √7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √7 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, माइनस से माइनस, फिर b की वैल्यू √5 है तो √5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एक्चुअली बराबर आ जाएगा √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, जो कि बराबर 2 के आ जाएगा। यानी ऑब्वियसली ये हमारी परिमेय संख्या है। √7 का स्क्वायर 7 कैसे आ गया, जैसे मान लीजिए √7 स्क्वायर का मतलब इसका गुणा 2 बार करोगे आप, 2 बार गुणा करो तो 7 का गुणा 7 में √14 आ जाएगा, और √14 की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। इस तरीके से आ गया। अच्छा, अगर आप फार्मूला लगाना ना चाहो या आपको फार्मूला ही याद ना आए, हो सकता है ना भाई फार्मूला ही ना याद है, तो आप गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, देखो मैं एक बार ये भी बता देता हूँ कि गुणा करके कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है भाई √7 माइनस का √5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √7 प्लस का √5, ठीक है। गुणा कैसे होगा, पहले वाले का देखो, पहले ब्रैकेट में 2 नंबर, दूसरे ब्रैकेट में 2 नंबर, अब पहले नंबर का इन दोनों में करेंगे गुणा, ऐसे तो किया जाता है। यानी पहले √7 का इस 7 में, तो 7 का 7 में 14, रूट में 14 आ गया, फिर इस 7 का इस 5 में, तो 7 का 5 में 35, तो यहाँ पे आ गया, अब प्लस है तो प्लस का रूट में 35 आ जाएगा, ठीक। इधर का काम कंप्लीट। अब इस वाले का करेंगे, इसका इसमें माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 5 का 7 में तो 35, वो भी रूट में, और फिर इस 5 का इस 5 में करेंगे तो 5 का 5 में 25 और माइनस का आएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे √14 की वैल्यू होती है 7, रूट तो निकालना आता ही है ना भाई। और अब देखो +35 -35 दोनों रूट में है, ये कैंसिल आउट, और माइनस है तो माइनस लगा दो। 25 की वैल्यू होती है, √25 की वैल्यू 5 होती है, जो कि वापस से बराबर 2 के आ जाएगा, तो फिर भी 2 आ रहा है, तब भी ये परिमेय संख्या ही है। बस ये आप इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके अगर फार्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमारी एक परिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 है कि भाई √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। 2025 का क्वेश्चन है ये। तो गुणनफल यानी गुणा करने पे क्या आएगा वो देखना है, तो एक बार गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे √2 है और इसका गुणा करना है 2 माइनस √2 में, ठीक है। तो करते हैं। अब पहले √2 का इस 2 में होगा तो 2√2 आ जाएगा, माइनस से माइनस लग जाएगा। अब इस √2 का इस √2 में होगा, √2 का √2 में गुणा तो 2 ही आएगा, मैंने ऊपर बता दिया क्यों। और अब ये घट नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है, सीधी सी बात है, क्लियर होगा आपको। अपरिमेय संख्या में से घटाओगे तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं घटेगा, यानी यही आ जाएगा। तो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताया कि अपरिमेय संख्या में से अगर कोई परिमेय संख्या घटा रहे हो तब भी अपरिमेय रहेगी, अगर कोई परिमेय संख्या उसमें जोड़ दे रहे हो तब भी वो अपरिमेय ही रहेगी। कभी कभी बस इतना ही पूछ लेता है कि किसी अपरिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटाने पर क्या होता है, मतलब कौन सी संख्या बनती है, तो ऑप्शन जो जिसमें अपरिमेय संख्या लिखी हो वो सही होता है, ठीक है।
तो ओवरऑल ये एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब और जो बचे हुए क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। क्या है कि भाई एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर होता है। 2024 का क्वेश्चन है। तो अभी मैंने जो आपको बताया था वहीं से देखिए क्वेश्चन बना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा एक क्या होती है भाई, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 8 है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो सेम इसमें भी अपरिमेय संख्या ही बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2025 का क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 9। निम्न में से परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए √3 तो अपरिमेय हो गई। रूट में 0.1 इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं होगा, ये भी अपरिमेय हो गई। और ये क्या है डी वाला 0.1 0 1 1 0 डैश डैश मतलब डॉट 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 मतलब 1 1 1 फिर 0 फिर 1 1 1 1 फिर 0, ऐसे करके रिपीट होता है, मतलब अलग अलग नंबर आते जाएंगे, बट इसका एंड नहीं है। और जिसका एंड नहीं होता है डेसिमल में वो होती है अपरिमेय संख्या। ठीक, तो बचा हमारे पास रूट में 9, यही हमारी ऑप्शन, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बट क्यों सही है? क्या √9 एक परिमेय संख्या है? तो √9 जो होता है एक्चुअली इसको हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं? रूट सॉल्व करना कैसे सॉल्व करते हो? 9 ये हो गया। अब इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं, 3 का 3 में 9, यानी 3 गुणा 3 आ गया। रूट ऐसे तो सॉल्व किया जाता है। अब 2 का पेयर बना लेते हैं, एक ही पेयर बना 3 का, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। रूट ऐसे निकालते हैं, रूट सॉल्व ऐसे करते हैं। तो इसका तो 3 निकल के आ गया, तो ये तो भाई सब परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर आप √3 कहीं पे निकालते हो तो क्या √3 का निकलता है? इसका गुणनखंड करोगे तो 3 ही आएगा, और 3 का कोई पेयर कहाँ बना? और जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक निकल के बाहर आएगा नहीं नंबर रूट से। तो उस केस में ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गए होंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10। पाई है। अब मे भी ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है ना। अब चूंकि इस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पाई क्या है? देखिए पाई जो है वो है एक अपरिमेय संख्या, और इसकी वैल्यू जो 22/7 मानी गई है, एक्यूरेट होती नहीं भाई, ठीक है, मानी बस गई है। तो पाई जो है, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, पाई की वैल्यू को आई थिंक 3.14 भी लिखते हैं। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, यानी कि इसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एक अप्रॉक्स मान ले लिया गया है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये तो परिमेय संख्या होगी, उस हिसाब से ये भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि अप्रॉक्स है, बट ये एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न 11 क्या है वो देखते हैं। देखिए प्रश्न 11 है कि संख्या 26 और 91 का मासा 13 है तो उनका लसा होगा। मासा का मतलब HCF होता है यानी महत्तम समापवर्तक, और लसा का मतलब LCM होता है जो कि लघुत्तम समापवर्ती होता है। ठीक है, दो संख्याओं का HCF 13 दे रखा है और उनका LCM पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। अब LCM पूछा है और संख्याएं दे रखी हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट इन संख्याओं का LCM निकाल दो अभाज्य गुणनखंड विधि से या जिस विधि से चाहो, या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा बराबर हो जाएगा उनके HCF गुणा में उनके LCM के। ये कोई सी भी दो संख्याएं हो सकती हैं जो क्वेश्चन में दे रखी हों। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने आपको जब ये बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें से 3 वैल्यू आपको दे देगा और एक कोई वैल्यू पूछ लेगा। तो सेम वही काम किया है। अब संख्या हमको दे रखा है 26 और 91, तो बस हमको संख्या यहाँ पे रख देनी है 26 गुणा में 91, और मासा दे रखा है 13, तो बराबर में मासा मतलब HCF, तो HCF की जगह 13 रखेंगे गुणा में LCM। यही तो पूछ रखा है कि भाई लासा यानी LCM क्या होगा। LCM निकालने के लिए 13 को इस तरफ भेजेंगे, और 13 को जैसे इस तरफ हमने भेजा, गुणा करा इधर आके भाग कर रहा है, तो जैसे हमने इस तरफ भेजा तो यहाँ से कट जाएगा, 13 का 2 में 26। अब 2 का 91 में अगर गुणा होगा तो 2 का 1 में 2 और 2 9 18, यानी 182 इज़ द राइट आंसर। तो 182 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी है।
ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM होगा। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाते हैं। मैंने सारे लिखे भी नहीं हैं, कुछ मैंने लिख दिए हैं, बाकी सेम ही है, तो कोई मतलब है नहीं उनको करवाने का वापस। तो ये 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2026 का पूछा गया क्वेश्चन था, तो सेम है क्वेश्चन। 15 और 25 इस बार संख्याएं हमको दे रखी हैं 15 और 25। देखो इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ क्योंकि ये ओवरऑल आपका फॉर्मूला रहने वाला है। इस बार संख्या है 15 और 25, तो 15 गुणा 25 इन दोनों का जो गुणनफल होगा बराबर हो जाएगा इनके HCF गुणा LCM के। HCF है 5 और LCM दिया नहीं, पूछा है सेम। तो 5 को इस तरफ भेजेंगे, 5 को इस तरफ जैसे भेजे, इधर गुणा कर रहा था, इधर आके भाग करने लगेगा, 5 यहाँ से गया। अब ओवरऑल 5 से कट जाएगा, 5 का 3 में 15 और 3 का 25 में तो 75, यानी 75 आ जाता है। क्या 75 कहीं ऑप्शन में है? अच्छा, अब तो 75 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या करें? तो उस केस में क्या किया जाता है? अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट आप लगा लो। 75 इसका राइट आंसर होगा, बट 75 ऑप्शन में दिया ही नहीं। अगर 75 ऑप्शन में नहीं दिया तो अब इस बात का ध्यान दीजिए, किन्हीं दो संख्याओं का अगर LCM मान लीजिए 75 है, 75 ऑप्शन में नहीं है, तो या तो यही संख्या होगी या तो इसका कोई मल्टीपल यानी कोई गुणज होगा। मल्टीपल का मतलब इस संख्या में किसी अंक से आप गुणा कर दीजिए, तब भी जो आंसर आता है वही, वो भी LCM रहता है, ठीक है। अब चूंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं तो ऑप्शन कैसे सही माना जाए? तो अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ये ऑप्शन में नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का 5 में 10 और 2 से 150 आ जाएगा। क्या 150 ऑप्शन में है? 150? जी बिल्कुल 150 आंसर में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 150। अब ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है, क्योंकि कायदे से तो 75 ही होना चाहिए। सबसे छोटा, इन सबका सबसे छोटा मल्टीपल ही तो LCM होता है, सबसे छोटा गुणज ये है भाई, ये आंसर होना चाहिए, बट ये आंसर में दिया ही नहीं है। तो हम इसका ही कोई एक गुणज ले लेंगे, छोटा से छोटा ही लेंगे ताकि आंसर में दिख जाए हमको। ऑप्शन में होना चाहिए, मेन ये है। तो इसमें किसी भी अंक से हम गुणा करेंगे तो वो इन सब का LCM होता है। तो उस हिसाब से सबसे छोटा अंक भाई हमारे पास 150 आ गया, जो इसका मल्टीपल है। अगर ये भी नहीं होता तो हम 3 से गुणा करके चेक करते, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करके चेक कर रहे होते, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं A और B का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब A और B का गुणनफल क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं A और B, अब इस बार हमको एक भी संख्या नहीं दे रखी, दोनों संख्याएं हमको A और B दे रखी हैं, मान तो दे नहीं रखा। उनका HCF 5 दिया है और LCM 200 दिया है। एक बार देखते हैं इनको। HCF दे रखा है 5 और LCM दे रखा है 200। 2026 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो HCF 5 है और LCM है 200। क्या किसी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के ही तो बराबर होता है? यहाँ पे इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो इन दोनों का गुणनफल जो है किसके बराबर आंसर आएगा? उनके HCF और LCM को गुणा कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो बस हमने उनको गुणा करना है बस। 5 का 200 में करोगे आप तो 1000 आंसर आ जाएगा। तो 1000 ऑप्शन में है कहीं पे? जी, तो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर ये तो अलग की बात होगी, अगर इसने कह दिया भाई A और B का अंतर बताइए, तब क्या करेंगे सर? तो ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। अगर ऐसा पूछता है तो उसको तीसरी संख्या भी देनी पड़ेगी, यानी ये दूसरी संख्या या पहली संख्या देनी पड़ेगी। अगर नहीं दे रहा है तो आप नहीं बता पाओगे, समझे आप? इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। यही आ सकता है कि भाई इन दोनों का गुणनफल पूछेगा और ये HCF LCM दे देगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 14। क्या बोल रहे हैं कि भाई यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? यानी इन दोनों का जो HCF है वो ये है, तो अब इसमें P की वैल्यू क्या होगी? तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? अब देखिए ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है? तो पहले तो हमको इन दोनों का एक्चुअल जो HCF आएगा वो हमको निकाल लेना होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि P की वैल्यू क्या है।
तो पहले तो इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो HCF हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। 65 और 117 एक बार पढ़ेंगे तो 65 आ जाएगा। यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 और 6 5 गया, यानी कि 5 यहाँ पे आ जाएगा। और 65 से करेंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो 52 आ जाएगा। 52 का 1 में 52, यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा 52। और फिर 13 से करेंगे तो 13 का 4 में 52, यानी ये कट गया पूरा, यानी HCF जो निकल के आ गया वो है 13। तो एक्चुअली जो इसका HCF निकला है वो तो 13 है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि इनका जो HCF है उनको उसको ऐसे लिखा गया है। तो ये भी HCF है और ये भी HCF है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, यानी 13 तो इसका एक्चुअल HCF है। और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 65P और माइनस का 117। अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेंगे तो P की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। 117 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 117 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का 117 है। तो इधर प्लस का होगा तो इधर आ जाएगा 117 प्लस का 13, तो कितना हो जाएगा ये, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं करते, आराम से कर लेते हैं। तो ये 117 हो जाएगा बराबर में 65 का P। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 130, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 65P के। ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा 130 बटे में 65 और बराबर में P। तो 65 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, तो 65 का एक बार 65 और 2 बार, यानी कि 2 बार में कटेंगे, यानी P की ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आ गई वो 2 हो जाएगी। तो 2 यहाँ पे ऑप्शन बी है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 15 क्या है, देखिए प्रश्न 15 है, संख्याओं 150 और 210 का HCF होगा। ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। तो नॉर्मल इसका HCF निकालना है। अब देखिए 150 और 210 का HCF निकाल देते हैं। यहाँ पे 150 है और 210 है, इन दोनों का HCF एक बार पढ़ेंगे तो 150 ही आएगा, 0 और यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ कट गया 150 यहाँ एज इट इज़, 6 का 2 बार पढ़ेंगे तो यानी कि 120 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 30 और ओवरऑल 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 दूना 60 कट गया, यानी जिस नंबर से लास्ट में कटता है वो हमारा HCF हो जाता है, यानी 30 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछा भाई 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। ये 2020 और 24 दोनों में पूछा गया है। तो प्रश्न 16 है ये, तो इसका हमको लासा यानी एलसीएम निकालना होगा। तो निकाल देते हैं 15, 18 और 24 का। ठीक, तो निकालते हैं यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 का 6 में 18 और 3 8 24। अब क्या करेंगे भाई, 2 से काट देते हैं तो 5, 2 3 6, 2 का 4 में 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया। अभी एक बार और काट देते हैं इसको, तो 2 का एक बार और पढ़ेंगे तो 5, 3, 2 दूना 4। अब ओवरऑल बच गया यहाँ पे क्या, ये और ये। अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो भाई देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तो ये आ गया गुणा, 3 का 3 में 6, सॉरी 3 का 3 में 9 होता है और गुणा में 5, तो ये कितना आ गया ओवरऑल, 5 का 8 में 40 और 4 का 9 में 36, यानी 360 इज़ द राइट आंसर। 360 है कहीं ऑप्शन में, ये रहा 360, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 17। ये क्या है भाई, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। 2020 और 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी उनके बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, एक के अलावा, एक तो सब में कॉमन होता है, यानी संख्याएं एक से तो कट ही जाएंगी, एक के अलावा वो संख्याएं किसी और संख्या से या किसी और अंक से ना कटें, तो ऐसी संख्या को सह अभाज्य बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई इसको, ऑप्शन ए जो है 14 है, तो ये 7 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 7 से 14 भी कट जाएगा, 7 से 35 भी कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 5 35, ये तो नहीं है। इसको चेक करते हैं। तो अब देखो भाई ये 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 ही से करता है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ये इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको देख लेते हैं एक बार। तो भाई ये जो है, अब देखो ये 31 से ये खुद कट जाएगा और 31 का 3 बार पढ़ोगे तो ये कट जाएगा, यानी ये भी अपना सह अभाज्य नहीं है। ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये भी सह अभाज्य नहीं है। राइट ऑप्शन अपना यही होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन करवाऊँगा, बाकी HW के लिए आपको दे दिए जाएंगे। तो आइए एक बार उनको हम लोग देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 18। ये है कि 148 और 185 का सरलतम रूप है। ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब इसका सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप का मतलब ये जो आपको परिमेय संख्या दिख रही है या जो भिन्न दिख रहा है, इसको काट वाट करके इसको सबसे छोटा फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। इसको सबसे छोटे फॉर्म में कैसे करेंगे? तो अब देखिए किस नंबर से ये कट जाएगा। अब नीचे 5 आ रहा है, मतलब ये नीचे वाली संख्या पक्का 5 से तो डिवाइड होगी, यानी हर में तो 5 आएगा, तो इसके कहीं भी हर में 5। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। इन दोनों में अब देखिए ध्यान से, ये दोनों संख्या किस संख्या से कट जाएंगी। तो 5 का 3 15, 3 18, 5 का 7 35, 37, 37 से ये संख्याएँ डिवाइड होंगी। 37 का पढ़ेंगे 4 बार तो ये कट जाएगा, और 37 का पढ़ेंगे 5 बार तो ये कट जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रश्न 19, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध होगा। आई थिंक ये 2024 में पूछा भी गया होगा, शायद पूछा गया है, बट ये पूछने की चांस ज़्यादा होते हैं, और ये आपका फॉर्मूला ही है, जानते हो। तो भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल में क्या संबंध है? तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको वैसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे एज इट इज़ काम आने वाला है ये फार्मूला, यही एग्जैक्ट फार्मूला काम आएगा, तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए। मे बी ये पहले चैप्टर से रिलेटेड पूछ ले, या मे बी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड पूछ ले, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये आई थिंक आपके सिलेबस से ये वाला पोर्शन हट चुका है, बट स्टिल आपको ये याद होना चाहिए, बिकॉज चैप्टर 2 में ही ये फार्मूला है, 2 में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके लिए होमवर्क है, यहाँ से मैं कुछ नहीं सॉल्व कराऊंगा, यहाँ से आप HW में करोगे और सारा आंसर मेरे को बताओगे कि आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न 20, 21 और 22 सेम उसी तरह के क्वेश्चन है जो पीछे मैंने आपको करवाए, तो इम्पोर्टेंट है। आप सन देख सकते हैं, सन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। तो अब आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमने आज की क्लास में चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो पिछले साल में आए हुए थे या जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। और PYQs का कितना इम्पोर्टेंस होता है आपके एग्ज़ाम में आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि अब आपका चैप्टर इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बट स्टिल अभी कल की वीडियो आपके लिए बची हुई है। कल का लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल हम इसके सब्जेक्टिव, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना आपको, कल ज़रूर आइएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैं हर चैप्टर में इसी तरह से हम हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपने चैप्टर कहीं से भी कंप्लीट किया हो, बट PYQs अगर आप अभी से करते चल रहे हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको आइडिया लगा होगा कि भाई हमने क्या पढ़ा, कितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब आप देखो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो चैप्टर पढ़ने के बाद, क्या ये सारे क्वेश्चंस खुद से कर पा रहे हो जो मैंने करवाए? अगर हाँ, तब तो सही है भाई। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज सारे चैप्टर के PYQs और सारे चैप्टर यूट्यूब पे इसी तरीके से करवाए जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।